हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव। और साल 1931 में जब साइंटिस्ट वुल्फगैंग पॉली अपने एक रेडियो एक्टिव प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे, तब अचानक उन्हें एक इनविजिबल पार्टिकल की वजह से अपना प्रोजेक्ट बीच में ही बंद करना पड़ गया। पर आखिर क्यों? आखिर क्या था वो पार्टिकल, उसमें ऐसी क्या बात थी जिसने साइंटिस्ट को अपने पीछे सोचने पर मजबूर कर दिया? अब इस पार्टिकल को आंखों से देखना तो पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन टेक्नोलॉजी भी इस पार्टिकल के सामने फीकी पड़ गई। पर फिर भी साइंटिस्टों ने हार नहीं मानी, और इसीलिए सोचने वाली बात यह है कि अगर इसे डिटेक्ट करना इतना मुश्किल था, तो साइंटिस्टों ने आखिर इसे डिटेक्ट कैसे किया और ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी उन्होंने इस मिशन के लिए इन्वेंट की। एंड वन मोर इंटरेस्टिंग थिंग, साइंटिस्टों का मानना है कि इस पार्टिकल के पास पूरे यूनिवर्स एक्सपेंशन का राज छुपा हुआ है, जो एज यू नो अब तक एक मिस्ट्री रहा है। पर क्या इनके इस रिसर्च के पीछे का सिर्फ यही एक रीजन रहा है या कोई और भी? वेल, इन्हीं सारे सवालों के जवाब आज हम जानेंगे आज के इस वंडरफुल वीडियो में। सो लेट्स गेट ऑन विद आवर टुडेस वीडियो। व्हाट आर घोस्ट पार्टिकल्स एंड व्हाई इज एवरीवन लुकिंग फॉर देम? वेल, जैसे कि मैंने पहले बताया, इन पार्टिकल्स की कहानी शुरू हुई थी साल 1930s में। एक ऐसा साल जिस वक्त न्यूक्लियर फिजिक्स की गाड़ी बड़ी ही रफ्तार से डेवलपमेंट की तरफ बढ़ चुकी थी। इस डेवलपमेंट में ऑलमोस्ट 6 साइंटिस्टों ने अपना इंटरेस्ट दिखाना शुरू किया था। उसमें से एक थे वुल्फगैंग पॉली, जिन्होंने पहली बार पूरी दुनिया को ऐसे पार्टिकल से वाकिफ कराया जिनके बारे में ना हमने पहले कभी सुना था और ना ही कभी उन्हें देखा था। दरअसल हुआ ये कि साल 1931 में वुल्फगैंग पॉली बीटा डीके पर स्टडी कर रहे थे। बीटा डीके बेसिकली एक ऐसा रेडियो एक्टिव डीके है जिसमें दो एटम्स के न्यूक्लियर कोलिजन के दौरान एटॉमिक न्यूक्लियाई बीटा नाम के पार्टिकल को एमिट करता है, जिसके रिजल्ट में ओरिजिनल न्यूक्लाइड के आइसोबार में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और साथ ही ये तो ऑब्वियस है कि अगर दो चीजें एक दूसरे से एक पर्टिकुलर स्पीड में कोलाइड हो रही हो, तो वो पर्टिकुलर स्पीड में उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फेंके जाएंगे, वो भी एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी के साथ, राइट? लेकिन जब पॉली इस पर रिसर्च कर रहे थे, तब उन्होंने नोटिस किया कि कोलिजन के बाद इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन जो बाहर एमिट हुए थे, उनकी काइनेटिक एनर्जी एक्सपेक्टेड और कैलकुलेटेड एनर्जी के कंपैरिजन में काफी कम थी, जिसकी वजह से वो खुद कंफ्यूज हो गए। अपने कंफ्यूजन को दूर करने के लिए उन्होंने अपने पास मौजूद हर एक टेक्नोलॉजी और सेंसर्स को यूज किया, पर फिर भी उनके हाथ कुछ नहीं लगा। बट हाँ, वो इससे पीछे नहीं हटे, बल्कि अपने मिशन में और भी ज्यादा इन्वॉल्व हो गए। रिसर्च के दौरान उन्हें शक हुआ इसमें सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही बाहर नहीं आ रहा है, बल्कि उसके साथ एक पार्टिकल बाहर आ रहा है। यानी जो काइनेटिक एनर्जी मिसिंग थी, वो इलेक्ट्रॉन किसी अननोन पार्टिकल के साथ शेयर कर रहा था, और एक ऐसा पार्टिकल जो नेकेड आइज से तो छोड़ो, पर टेक्नोलॉजी भी उसे डिटेक्ट नहीं कर पा रही थी। और इसीलिए उन्होंने इस पार्टिकल को नाम दिया द घोस्ट पार्टिकल। पर एग्जैक्टली वो पार्टिकल क्या और कौन सा था, और आखिर क्यों पूरी दुनिया आज इसे घोस्ट पार्टिकल के नाम से जानती है? वेल, पॉली ने तो हमें एक पार्टिकल है ये तो बताया, पर उनके कॉन्सेप्ट को आगे कैरी करते हुए इटालियन फिजिसिस्ट एनरिको फर्मी ने इस पार्टिकल को नाम दिया न्यूट्रिनो, which is the Italian name for neutron। ऐसा नाम क्यों दिया गया? वेल, अगर अभी देखा जाए तो आपके आजू बाजू में करोड़ों न्यूट्रिनोज फ्रीली घूम रहे हैं। ऑब्वियसली आसपास ढूंढो नहीं, जैसे कि मैंने पहले बताया, ये नेकेड आइज से नहीं दिखाई देने वाले। इनफैक्ट रिपोर्टेडली कहा गया है कि पर सेकेंड अराउंड 1 ट्रिलियन न्यूट्रिनोज सन से निकलकर हमारे इर्द गिर्द हमारे बॉडी पे घूमते रहते हैं, जिनका हमें जरा भी अंदाजा भी नहीं होता। और एक बात है, आई बेट वो आपने कभी सुना ही नहीं होगा, हम जो फ्रूट्स खाते हैं ना, उसमें भी ये घोस्ट पार्टिकल्स प्रेजेंट है, क्योंकि फ्रूट्स में रेडियो एक्टिविटी ऑफ पोटेशियम अवेलेबल होता है, जो हर सेकंड कई सारे न्यूट्रिनोज एमिट करते हैं। बस अब तक हम उनसे अनजान थे, क्योंकि न्यूट्रिनोज एग्जैक्टली इलेक्ट्रॉन की तरह ही बिहेव करते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि इस पार्टिकल के कोई चेंजेस नहीं होते, एंड बिकॉज ऑफ लैक ऑफ चार्जेस इनका नाम पड़ा न्यूट्रिनो। न्यूट्रिनोज सिग्निफिकेंटली हाई एनर्जी कोलिजन्स की वजह से प्रोड्यूस होते हैं। अब कई साइंटिस्टों के अनुसार न्यूट्रिनोज एक फंडामेंटल पार्टिकल है जो बिग बैंग होने के महज 1 सेकंड के अंदर ही फॉर्म हो चुके थे, मतलब एटम फॉर्मेशन के पहले ही। लेकिन अब तक हम इन्हें इसीलिए नहीं जान पाए क्योंकि ये एक टाइनी, न्यूट्रल और वेटलेस पार्टिकल है, जिसे हम आसानी से मेजर तक नहीं कर सकते हैं। इतना ही नहीं, ये पार्टिकल्स लाइट की स्पीड में बिना मैग्नेटिक फील्ड के रुकावट के स्पेस को चीरते हुए ट्रैवल करते हैं, और ट्रैवलिंग भी बिना किसी के साथ कोई हाय हेलो किए, आई मीन विदाउट एनी इंटरेक्शन। फॉर एग्जाम्पल, सपोज 100 लाइट ईयर्स जितना डिस्टेंस है। अब हम सभी जानते हैं इतने ज्यादा डिस्टेंस में अनगिनत पार्टिकल्स रहेंगे, यानी कोलिजन या टकराव कंफर्म होगा, करेक्ट? लेकिन अगर ये पार्टिकल्स इस डिस्टेंस को 1 गो में कवर कर रहे हैं, तो वो बड़े ही सुमड़ी में बिना किसी कोलिजन या बिना किसी के साथ इंटरैक्ट किए वहां तक पहुंच सकते हैं। और अगर इंटरैक्शन हुआ भी तो इट्स लाइक अ मियर टच,
दैट्स इट। इनके इसी लेस इंटरेक्शन की वजह से दे कैन गो थ्रू पीपल, वॉल्स एंड इवन प्लैनेट्स एज इफ दे डोंट एग्जिस्ट। अब आप ही सोचो, अगर ये किसी के साथ इंटरेक्ट ही नहीं कर रहे हैं तो इनका एग्जिस्टेंस पता लगाना कितना डिफिकल्ट होगा। और इसका अंदाजा तो हमें आ ही गया, लेकिन साइंटिस्ट लोग भी तो कम नहीं है। ऐसी कोई मिस्ट्री के बारे में हमें पता चलता है ना, तो हमें और जानने की खुजली मचने लगती है। और ऐसा ही उनके साथ भी हुआ। इतने सारे फेलियर्स मिलने के बाद भी उन्होंने इन पार्टिकल्स पर रिसर्च जारी रखी, जिसमें पॉली के साथ एनरिको फर्मी भी जुड़ गए। उनके अनुसार ये पार्टिकल्स बहुत सारे इंप्रेसिव कारनामे कर सकते थे। एग्जाम्पल के तौर पर प्रोटॉन न्यूट्रिनो के साथ मिलकर न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो सकता है, और इसी प्रोसेस में जो पार्टिकल बाहर निकलेगा वो होगा पॉजिट्रॉन। लेकिन ये सिर्फ इनका एक थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट था, जिसे वो प्रैक्टिकली कभी प्रूव ही नहीं कर पाए। भले ही उन्हें इसमें सफलता नहीं मिली, लेकिन इस थियोरी को ध्यान में रखते हुए अमेरिकन फिजिसिस्ट क्लाइड कोविन और फ्रेडरिक रीन्स ने न्यूट्रिनोस पर रिसर्च करना कंटिन्यू रखा। बट क्योंकि फर्मी के थियोरी पर वर्क करना इतना आसान नहीं था, इसीलिए उनकी भी ये जर्नी इतनी स्मूथ नहीं रही। उनका इस मिशन में सबसे फर्स्ट आइडिया था डेटोनेटिंग अ न्यूक्लियर बॉम्ब। बट वेट, देयर इज अ कैच। उन्हें रियलाइज हुआ कि एज पर फर्मीज थियरी, अगर प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब न्यूट्रॉन पूरी दुनिया के साथ इंटरैक्ट करेगा इंस्टेड ऑफ न्यूट्रिनो, इसका मतलब पॉजिट्रॉन और न्यूट्रॉन दोनों इस बॉम्ब डेटोनेशन के बाद इंडिविजुअली वर्ल्ड से इंटरैक्ट करेंगे, गिविंग ऑफ अ गामा रे, जिसकी वजह से उन्हें 5 माइक्रोसेकंड्स के लिए ही सही दोनों के डिफरेंट फ्लैशेस दिखाई दे सकते हैं। अब इस आइडिया के अनुसार गामा एमिशन को डिटेक्ट करने के लिए और न्यूट्रिनोस के एग्जिस्टेंस को प्रूव करने के लिए उन्होंने एक डिटेक्टर को रिएक्टर के बाजू में फिट किया। लेकिन जैसा एक्सपेक्ट किया था, उससे रिजल्ट कुछ और ही निकला। क्योंकि देखा जाए तो उनका आइडिया तो अच्छा था, लेकिन न्यूट्रिनोस का मास और उनका इंटरेक्शन नहीं करना, ये नेचर ही उनके सक्सेस के बीच का कांटा बन गया। उन्हें समझ आ चुका था कि अगर उन्हें डिटेक्ट करना है तो 2 चीजें जरूरी है, एक तो वास्ट कंटेनर ऑफ मैटर और दूसरा उम्मीद। ऐसी उम्मीद कि कभी तो जाकर एक न्यूट्रिनो पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से स्ट्राइक करेगा और उन्हें कुछ सिग्नल दिखाई देगा, जिसके लिए उन्होंने एक नया तरीका ढूंढ निकाला, जो था लिक्विड और सॉलिड वाटर को एज अ टारगेट यानी एज अ डिटेक्टर यूज करना। अब वाटर इसीलिए क्योंकि मटेरियल मीडियम में लाइट की स्पीड स्लो हो जाती है, कंपेयर टू वैक्यूम, और साथ ही वो एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल भी है, जिसकी वजह से उसमें पार्टिकल्स को डिटेक्ट करना बहुत इजी हो जाता है। और इसीलिए कोवन और रीन्स ने इस एक्सपेरिमेंट के लिए एक बड़ा वाटर टैंक बिल्ड किया, ताकि अगर न्यूट्रिनोस किसी भी पार्टिकल के साथ कभी भूल से भी इंटरैक्ट किए तो उसके फ्लैशेस वाटर में दिखाई दे, जिसके डिटेक्शन के लिए टैंक के चारों तरफ लाइट डिटेक्टर्स फिट किए गए। बेसिकली इस एक्सपेरिमेंट के पीछे का मेन आइडिया ये था कि अगर न्यूट्रिनो वाटर मॉलिक्यूल्स को हिट करेंगे तो उनके बीच हो रहे कोलिजन की वजह से रेडिएशंस के फ्लैशेस क्रिएट होंगे, व्हिच इज आल्सो कॉल्ड शेरेनकोव रेडिएशन, जिसमें फाइनली उन्हें सफलता मिली एंड द रेस्ट इज नोबेल हिस्ट्री। आज की तारीख में भी इस टेक्नोलॉजी को यूज किया जा रहा है, पर थोड़े बहुत डेवलपमेंट के साथ। जापान में इस इन्वेंशन को नाम दिया गया है द सुपर कैमियो कैंडे डिटेक्टर, जिसमें इक्विपमेंट तो सेम ही है, लेकिन इसमें उन्होंने इंटरफियरेंस अवॉइड करने के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल कॉस्मिक रेस से बचने के लिए, डिटेक्टर्स को अर्थ सरफेस से 3281 फीट नीचे गड्ढा बनाकर गाड़ दिया है। पर आज तक इस एक्सपेरिमेंट में भी उन्हें सिर्फ 5% सक्सेस ही हासिल हुआ। बट द क्वेश्चन इज, अगर कुछ भी हासिल नहीं हो रहा है, फिर भी क्यों बहुत सारी कंट्रीज और साइंटिस्ट इस प्रोजेक्ट्स में पानी की तरह पैसे बहा रही है? इट सीम्स scientists are so obsessed with these ghost particles। जैसे कि इसके पीछे के राज को जान लिया जाए तो साइंस को एक नेक्स्ट लेवल लीप मिल सकती है। वेल, डोज लॉरेंस लिवरमोर नेशनल लेबोरेटरी साइंटिस्ट नेथेलियर बॉर्डन के अनुसार न्यूट्रिनोस ऐसा एक इनविजिबल टाइनी पार्टिकल है जिसके पास यूनिवर्स फॉर्मेशन के बारे में काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है। उनके लिए ये एक ही पार्टिकल उनके दिमाग में चल रही यूनिवर्स की गुत्थी कुछ चुटकियों में सुलझा सकता है, और साथ ही यूनिवर्स में मौजूद सारे अनडिटेक्टेबल फोर्सेस को आइडेंटिफाई करने के लिए हेल्प कर सकता है। वो हमें डेंसेस्ट स्टार्स के कोर से लेकर नए एस्ट्रोफिजिकल स्टार्स ऑब्जेक्ट के फॉर्मेशन के साथ साथ इल्यूसिव डार्क मैटर्स के एग्जिस्टेंस तक सब कुछ सिखा सकता है। और सिर्फ यूनिवर्स की पहेलियां ही नहीं, बल्कि कई सारे साइंटिस्ट के अनुसार ये पार्टिकल इन फ्यूचर ह्यूमंस की जिंदगी में भी रेवोल्यूशनरी चेंजेस लेके आएगा, जैसे कि स्पीडिंग अप ग्लोबल कम्युनिकेशन, न्यूक्लियर वेपन्स के प्रेजेंस को डिटेक्ट करना, और शायद इसका न्यू कैंसर ट्रीटमेंट्स में भी बहुत ही इंपॉर्टेंस होगा।
और इन्हीं सब रीजंस की वजह से साइंटिस्ट बिना किसी झिझक के विलिंगली इसमें अपने पैसे और टाइम दोनों इन्वेस्ट करने के लिए रेडी है, जिसके लिए उन्होंने कई सारे फ्यूचर प्लान्स ऑलरेडी तैयार कर रखे हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या साइंटिस्ट इन्हें खोजने में कभी कामयाब होंगे? लिखिए अपना जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में फ्रेंड्स। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी नया सीखने मिला, एक लाइक जरूर ठोकना। गेट्स इट फ्लाई साइंस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन दबाओ ताकि आगे आने वाली हमारी कोई भी वीडियो की अपडेट आप मिस ना कर सको। सी यू अनदर वन, टिल देन स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद।